हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति अग्रवाल उदयपुर। पिछले वीडियो में मैंने आपको 12th क्लास का फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग उसका फर्स्ट पार्ट समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल आई वांट टू ड्राइव अ कार। और इन दोनों ही स्टोरीज के जो ऑथर हैं वो हैं एनीस जंग। नाउ लेट अस स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। मुकेश insists on being his own master। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। I will be a motor mechanic, he announces। और वो बोलता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मुकेश क्या बनना चाह रहा था? वो बनना चाह रहा था मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। एनिस जंग उस मुकेश से पूछती है कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। फिर एनिस जंग कहती है कि वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। और लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज मतलब मेरी आंखों के अंदर सीधा देख रहा था वो, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर वो बोल रहा था। His dream looms like a mirage amidst the dust of the streets that fills his own Firozabad। Looms का मतलब होता है to appear on a, to appear as a shape that is not clear। मतलब एक जो धुंधली सी दिखाई देती है उस चीज को हम बोलते हैं लूम। और मिराज होता है भ्रम, एक तरह का भ्रम होता है। एन इल्यूजन समटाइम्स सीन एट सी और इन द डेजर्ट। यहाँ पर एनीस जंग कह रही है कि उसका जो एक सपना था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि फिरोजाबाद की जो उसका अपना टाउन था उसकी गलियों के अंदर एक भ्रम की तरह था, जैसे कोई आपको रेगिस्तान के अंदर पानी का एहसास हो, इस तरह का उसका सपना एक भ्रम था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। ये भी आपके क्वेश्चन आता है कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस होता है, तो यह है चूड़ियां बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा घर वो किसके लिए फेमस है? वो बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। दैट मीन्स जो पूरा टाउन जो है फिरोजाबाद का, उसके अंदर हर दूसरे घर के अंदर लोग बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास यानी कि कांच, और ब्लोइंग इंडस्ट्रीज मतलब जहां पर कि वेयर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहां पर कि ग्लास को अलग अलग ढंग से रूप देकर और अलग अलग टाइप की चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, फेमस है। और यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज हैं उन्होंने हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस होता है भट्टियां, जो ग्लास को जिसके अंदर तपाया जाता है, उसके बाद ग्लास को वेल्ड किया जाता है, उसके टुकड़ों को जोड़ा जाता है, मोल्ड किया जाता है, और फिर अलग अलग शेप देके राउंड वाली अलग अलग डिजाइन देके उनकी चूड़ियां बनाई जाती हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे भारत देश की जमीन की, यानी कि पूरे भारत देश की औरतों के लिए यहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उन चूड़ियों बनाने के अंदर वाली में ही एक फैमिली है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells। dingy होती है dark and dirty place, जो बिल्कुल अंधेरी वाली जगह होती है, और cells यानी कि जगह, छोटे छोटे कमरे विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें लाइट भी नहीं होती है और एयर नहीं होती है। तो यहाँ पर एनिस जंग वापस से बोलती है कि नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों के लिए इस तरह की ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर के ऊपर अधिक
तापमान के ऊपर काम करना, और वो भी बिल्कुल अंधेर कोठरी के अंदर जहाँ पर कि न हवा है न लाइट है, और यदि लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए, एंड दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, और यदि लॉ को एनफोर्स किया जाए, लागू किया जाए, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. फिर वो कहती हैं कि यदि इस तरह का लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो लगभग 20,000 बच्चे जिन्होंने कि इन गरम गरम भट्टियों के ऊपर, हॉट फर्नेसेस यानी गरम भट्टियां पर जहाँ पे वो काम करते हैं, घंटों अपने दिन का जो समय होता है वो भी अंधेर कोठरी के अंदर वो जो बिताते हैं, स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड, जहाँ पर कि वो अंधेर कोठरी के अंदर हार्ड वर्क करते हैं और अपनी आंखों की ब्राइटनेस खो देते हैं। तो यदि गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट कर दे तो ये 20,000 बच्चों को इस काम से मुक्त कराया जा सकता है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है, बीम मतलब चमक आ जाती है, बड़ी खुशी होती है उसको जब वो खुद आगे होके कहता है, वॉलेंटियर्स मतलब आगे होके कहता है एनीस जंग को, और अपने घर पे ले जाने के लिए, जहाँ पर कि, और वो बड़े गर्व से कहता है, प्राउडली मीन्स गर्व से कहता है कि वो मकान उन्होंने रीबिल्ट किया है, दोबारा बनाया है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन कराया है, टूटा फूटा मकान था उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया है। We walk down stinking lanes. Stinking lanes मतलब बदबूदार lanes, LANES, लेन यानी गलियां, चोक्ड यानी कि बिल्कुल भर रही हैं विद गार्बेज, कचरा। तो वो ये कहती हैं कि हम इतनी गंदी गलियों के अंदर से जिसमें बदबू आ रही थी और कचरे के ढेर भरे हुए थे, वहां से हम गए और पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। तो वहां पर हम इस तरह के घर में गए, HOVELS, होवल्स मीन्स जो बहुत ही गंदा या टूटा फूटा होने के कारण रहने के अयोग्य हो मकान, मतलब बिल्कुल ही बेकार सा मकान जो टूट रहा है, ऐसे मकान में हम वहां पे गए। और उनकी जो वॉल्स कैसी थी, क्रम्बलिंग, मतलब उनके उन वॉल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा टूट फूट हो रही थी, दरारें पड़ रही थी। और वॉबलिंग डोर्स मतलब ऐसे डोर्स जो खटखट की आवाज कर रहे हैं, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज और of humans and animals coexisting in a primeval state. Primeval state का होता है जो आदिकालीन युग में, यानी कि जो हमारे पुराने समय में क्या होता था, जब मकान छोटे छोटे से होते थे, उसके अंदर इंसान भी रहते थे और जानवर, उनके जो पालतू जानवर वगैरह होते थे, वो भी एक एक ही कमरे के अंदर ठूसा ठूस करके भरे होते थे। तो वो एनी जंग यहाँ पे बताती है कि वो किस तरह का उसका मकान था, उसका वो चित्रण करती है कि सड़ी गलियां थी, बदबूदार थी, उनके जो दरवाजे थे वो भी बिल्कुल ही खराब थे, दीवार खटखट करके खुल रहे थे और दीवारों में भी क्रैक्स पड़े हुए थे, टूटी फूटी सी दीवारें हुई थी, और मकान होवल्स यानी कि वो जो मकान भी ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही टूट फूट रहे थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. फिर वो क्या करता है कि एक इसी तरह के टूटे फूटे मकान के बाहर वो जाता है, बैंग यानी लात मारता है, अ वॉबली आयरन डोर, और एक जो था वो कैसा, वॉबली आयरन डोर यानी कि वही खटखट करने की आवाज करने वाला दीवार, लोहे का दरवाजा था, ऐसे दरवाजे को वो पैर से लात मारता है, पुशेस इट ओपन, उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। उसके बाद वो बताती है कि हम एक आधी अधूरी बनी हुई शैक, SHAC के शैक यानी कि झोपड़ी के अंदर हम गए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स। और उसके एक पार्ट के अंदर थैच्ड यानी कि थैच्ड विद डेड ग्रास यानी कि जो सूखी सी घास थी उससे वो थैच्ड थी, उसके ऊपर यानी कि जो ऊपर का जो छप्पर होता है वो लगा हुआ था। और ऐसा इस तरह का हाफ बिल्ड झोपड़ी के अंदर हम गए, और वहां पे क्या था, इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव। और
उसके ऊपर और क्या था, उस वहां के अंदर एक थोड़ी सी एक चूल्हा था, फायर वुड स्टोव मीन्स चूल्हा था, जहां पर कि लार्ज वेसल यानी कि एक बड़ा सारा बर्तन पड़ा था, सिजलिंग यानी कि जो पचपच की आवाज कर रहा था, पक रहा था। उसपे क्या पक रहा था, स्पाइनेचीन मीन्स पालक, पालक की पत्तियां उसके ऊपर पक रही थी। तो ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स यानी कि बड़े बड़े थाल होते हैं, तो वो कहती है कि ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े एल्यूमिनियम थाल पड़े थे, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनके ऊपर क्या था, वेजिटेबल्स चॉप की हुई थी, कटी हुई वेजिटेबल्स थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब पतली दुबली, यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। पतली दुबली औरत जो थी वो पूरे के पूरे फैमिली के लिए शाम का भोजन पका रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों के अंदर धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। अब वो बताते हैं कि वो औरत कौन थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू। वो बहुत बड़ी नहीं थी उम्र के अंदर, लेकिन फिर भी उसको एक बहू का, यानी कि बहू होता है द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, फिर भी उसको कम उम्र के अंदर ही बहू का दर्जा मिल गया था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उनको कितने जनों की देखरेख करनी पड़ती थी, उसको कितने जनों का खाना बनाना पड़ता था, 3 जनों का। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो किस किस का खाना बनाती थी, उसकी फैमिली में, मुकेश की फैमिली में कौन कौन था। तो हाँ, हस्बैंड यानी कि वो जो पतली दुबली औरत थी उसका पति होता है, दूसरा मुकेश होता है जो उसका देवर होता है, एंड देयर फादर, और मुकेश और उसके पति का पिता, यानी कि वहां पे 3 आदमी होते हैं, एक तो उस पतली दुबली लड़की औरत का पति, और उसका देवर, और उसका ससुर जी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जब कोई बड़ा आता है, यानी कि यहाँ पे उसके ससुर जी की बात हो रही है, तो जब भी कोई बड़ा आता है तो वो धीरे से वो टूटी फूटी दीवार के पीछे छिप जाती है, सरक जाती है, और अपना जो घूंघट होता है वो अपने फेस के ऊपर ले आती है। VEIL, वेल यानी घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। वहां का क्या कस्टम था, वहां क्या रीति रिवाज थी कि जो बहुएं होती है उनको अपने चेहरे के ऊपर घूंघट काटना पड़ता है बड़े जेंट्स लोगों के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिज्ड बैंगल मेकर। इस केस में यानी कि यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है वो कौन है, एक इम्पावरिज्ड, जो बहुत ही पतला दुबला सा कंगाल था, शक्तिहीन था, मतलब बिल्कुल ही जैसे कोई खाने पीने को ही नहीं मिलता हो, ऐसा चूड़ी बनाने वाला आदमी था, यानी कि वो उसका ससुर जी थे। डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर। यहाँ पे फिर आपके एक क्वेश्चन आता है कि मुकेश के पिताजी पहले बैंगल बनाने से पहले क्या थे, तो वो उससे पहले एक टेलर थे। इतने सालों के हार्ड लेबर के बाद भी, डिस्पाइट यानी कि उसके बावजूद भी, लॉन्ग इयर्स के हार्ड लेबर के बावजूद भी, पहले तो वो एक टेलर था और उसके बाद वो एक बैंगल मेकर बना। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। यहाँ पे वो कहना चाह रही है अनीस जंग, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो अपने घर को रिनोवेट यानी कि रीबिल्ट नहीं कर पाया। सेंट हिज 2 सन्स टू स्कूल, और उन दोनों लड़कों को यानी कि मुकेश को और उसके बड़े भाई को, यानी उस लड़की के हस्बैंड को वो स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि मुकेश के पिताजी उन बच्चों को उनको क्या सिखा पाए, सिर्फ बैंगल बनाने की आर्ट, चूड़ियां बनाने की कला ही बता पाए थे, आर्ट यानी कला। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब यहाँ पे बताते हैं कि मुकेश, ये कोई एक बात घटना बताते हैं कि मुकेश की जो ग्रैंडमदर थी, दादी थी,
वो कहती हैं कि ये तो उसका कर्म है, उसकी नियति है, डेस्टिनी यानी कि मंजिल, ये उसकी मंजिल है। अब उसकी मंजिल क्या है? हु हैज वॉच्ड, यही बैंगल बनाने की, और हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड to go blind with the dust from polishing the glass of bangles। वो कहती है कि उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। वो हमेशा से चूड़ियां बनाता और उसको पॉलिश करता, और उसकी जो डस्ट होती थी और स्मोक होती थी, उससे उसके हस्बैंड की, यानी कि मुकेश के दादाजी की आंखें अंधी हो गई थी, मतलब आंखों से दिखना बंद हो गया था। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज ओवर बी ब्रोकन? शी स्माइल्स। फिर वो ये और बोलती है कि क्या भगवान की दी हुई परंपरागत या जो जातिगत व्यवसाय है उसको तोड़ा जा सकता है? मतलब उसका कहने का ये मतलब तात्पर्य था, मीनिंग था कि ये तो भगवान की मर्जी है कि हम लोगों को बैंगल्स ही बनाना है और आंखों की रोशनी को खोना है। She implies born in the caste of bangle makers, मतलब कि वो they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, and in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। फिर वो यही बोलती हैं कि जो क्योंकि ये बैंगल बनाने वालों की जाति के अंदर पैदा हुए हैं, इन्होंने चूड़ियां बनाने के सिवा कुछ नहीं देखा है, घर के अंदर कुछ नहीं देखा, यार्ड के अंदर कुछ नहीं देखा, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे मकान के अंदर वो यही होता है, एवरी अदर यार्ड, हर थोड़ी सी जगह पे आगे यही बना हुआ होता है, उनके हर घर के बाहर जो यार्ड होता है उसके अंदर भी सब यही बना रहे होते हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली के अंदर सिर्फ चूड़ियां ही बनती है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स यानी कि गोल गोल लच्छे, सनी गोल्ड। अब वो यहाँ पे कलर्स बता रहे हैं कि किस किस कलर की चूड़ियां वहां पर बनाई जाती थी। तो स्पाइरल्स यानी कि गुच्छे, और बैंगल्स बनाने के बैंगल्स के गुच्छे बनाए हुए होते थे। वो सनी गोल्ड जो चमकदार सुनहरे होते, पैडी ग्रीन जैसे कोई धान होता है ना खेतों में, हरा हरा उस तरह का ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू, शाही नीले कलर की, पिंक, गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। वो कहती है कि वो कहते हैं कि सातों कलर जो रेनबो से जितने भी कलर 7 कलर्स होते हैं और उनसे भी जो और कलर्स रेनोवेट होते हैं, उन सब कलर्स की चूड़ियां वहां पे बनाई जाती हैं। लाई इन moons in unkept yards are piled on four-wheeled hand carts। अब MOUNDS, माउंट्स होते हैं ढेर, अनकेम्प्ड यानी कि टिमटिमाती, बिना जो होते ना सवरे आहाते होते हैं, मतलब नॉट क्लीन, नॉट क्लियर। तो उस तरह के जो अनकेम्प्ड यार्ड्स यानी कि जो आगे की जगह होती है, अहाता होता है। तो लाई इन मोन्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, एक ढेर के रूप में वो चूड़ियां पड़ी रहती हैं। कहाँ पे पड़ी रहती हैं? गंदे संदे यार्ड के अंदर। आर पाइल्ड ऑन 4-wheel हैंड कार्स, और फिर उनको क्या करते हैं कि ठेला गाड़ी जो होती है ना 4 व्हील, जिसमें 4 पहिए होते हैं, ठेला, अपन जो ठेला गाड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर वो भर के लेके जाते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। और फिर उनको क्या करते हैं कि शेंटी टाउन, जो गंदे संदे जो झोपड़ी, शेंटी टाउन यानी कि जहां पर की झोपड़ियां ही झोपड़ियां, गंदी संदी छोटी छोटी झोपड़ियां भरी होती हैं, ऐसी झोपड़ियों के टाउन से उनको, उनकी गलियों के अंदर से उनको लेके जाया जाता है। शेंटी टाउन मतलब जहां पर की छोटी छोटी बहुत सारी, जिस टाउन के अंदर झोपड़ियां बनी होती है, और उनकी नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों के अंदर उन 4-व्हील कार्ट को ले जाया जाता है और चूड़ियां बेची जाती हैं। एंड इन द डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग यानी कि टिमटिमाती रहती हैं। और उसके बाद भी वही डार्क हटमेंट्स, जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, और उन वहां पे क्या होता है, आगे की जो उनकी जो गली लाइंस होती हैं, उनके अंदर टिमटिमाती रहते हैं ऑयल लैम्प्स, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइटें तो होती नहीं थी वहां पे। सिट बॉयज and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। और ऐसी जगह पर एक दिया की लाइट से वहां पे लड़के और लड़कियां अपने फादर और मदर के साथ बैठते हैं और welding pieces of colored glass into circle bangles।
फिर वो वहां पे पानी, वहां के ऊपर सभी के सभी बैठे रहते हैं और चूड़ियों के जो सर्कल्स होते हैं वो बनाते रहते हैं. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. आगे एनिजंग कहती हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो डार्क में ज्यादा एडजस्ट होती हैं बजाय लाइट के. जैसे सूरजमुखी नहीं होता है, उनको सूरज के उजाले में नहीं दिखता है लेकिन अंधेरे के अंदर ज्यादा अच्छा दिखता है. तो उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को अंधेरे में ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि शुरू से बचपन से इन्होंने अंधेरे के अंदर ही काम किया होता है. बाहर धूप में जाते हैं तो इनकी आंखें अजीब सी टिमटिमाने लगती हैं. दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप losing their eyesight before they become adults. और इसी कारण से वो बड़े होने से पहले ही अपनी आईसाइट को लूज कर देते हैं, यानी कि उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और उनको आंखों से दिखना बंद हो जाता है. अब यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताते हैं, सविता. A young girl in a dark pink dress sits alongside an elderly woman. यहाँ पे सविता एक यंग गर्ल है और पिंक कलर की उसने ड्रेस पहनी होती है. Sits alongside an elderly woman. और वो एक बड़ी औरत के पास में बैठी होती है. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. देखिए स्टूडेंट्स, ये सोल्जर नहीं है, सोल्जर तो सैनिक होता है. ये है SOLDERING, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. मतलब किसी चीज को जो जोड़ना करने का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ये, उससे ये ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी. एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन. और टोंग यानी कि चिमटा होता है एक तरह का. और तो वो ये बताती है कि वो जो मशीन का जो चिमटा होता है उसकी बिल्कुल मैकेनिकली, एक यंत्रवत, मैकेनिकली यानी यंत्रवत उसके हाथ चलते रहते हैं. आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. और फिर मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि क्या वो इन बैंगल्स की सेंसिटी यानी कि पवित्रता, क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता जानती है? वो तो अभी बच्ची है, क्या वो जानती है क्या जिन चूड़ियों को वो बना रही है कि उसकी कितनी पवित्रता है, उनका क्या अहमियत है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस एंड मैरिज. और क्या वो ये जानती है कि ये जो है एक भारतीय स्त्री का सुहाग की निशानी है और उसकी सौभाग्य, उसका सौभाग्य है, ऑस्पिशियसनेस यानी उसका शुभत्व है, उसका सौभाग्य है. क्या वो ये जानती है कि एक औरत की शादी के लिए, एक लड़की की जब शादी होती है, इंडियन वुमेन जब शादी करती है, तब ये जो चूड़ियां होती है वो सुहाग की निशानी होती है. इट विल dawn on her suddenly one day when it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed with red with henna and red bangles rolled into her wrist. एक बार DAWN, यहाँ पर इस डॉन का मतलब वो उस प्रभात से मतलब नहीं है जो अर्ली मॉर्निंग का होता है. यहाँ पे इस डॉन का मतलब होता है उसको समझ आ जाएगी. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसको समझ में आ जाएगी जब उसके सिर के ऊपर भी एक लाल घूंघट होगा और उसका जो हाथ है वो मेहंदी से, HENNA, हिना यानी मेहंदी, उसके लाल, उसके हाथों में लाल मेहंदी रची जाएगी. और उसकी जो कलाई है WRISTS, रिस्ट, यहाँ पे W साइलेंट है, अपन इसको बोलते हैं रिस्ट. तो जब उसकी कलाई के ऊपर चूड़ियां पहनाई जाएगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड. और वो एक BRIDE, ब्राइड यानी दुल्हन, और वो एक दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. उसी तरह से, जिस तरह से उसके पास में जो ओल्ड वुमेन बैठी है वो बहुत सालों पहले ब्राइड, दुल्हन बनी थी. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर wrist but no light in her eyes. उस बुढ़ी औरत के, उस वृद्ध स्त्री के हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं कलाई पे, लेकिन उसकी आंखों के अंदर उजाला नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. वो कहती है कि उसने अपने लाइफ टाइम के अंदर एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया. और वो बड़ी ही, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक बहुत ही रूखी आवाज में वो कहती है, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. वो कहती है, आगे कहती है कि उसने अपनी
पूरी लाइफ टाइम के अंदर कभी भी एक पूरा मील MEAL एक फुल मील पेट भर भोजन नहीं खाया. दैट्स व्हाई शी हैज रीप्ड. इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड. और उसका जो हस्बैंड है वो कैसा है? द ओल्ड मैन है और फ्लोइंग बियर्ड, उसकी जो लहराती हुई बियर्ड है. बियर्ड यानी कि दाढ़ी, मतलब वो दाढ़ी कटाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स. वो कहता है कि मैं बेंगल्स बनाने के सिवा कुछ नहीं जानता. एंड आई हैव डन अ मेक ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. फिर वो कहता है कि जो कुछ मैंने अभी तक करा है वो सिर्फ क्या किया है, मैंने मेरे घर वालों के लिए एक घर बना दिया है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी have filled in their lifetime. He has a roof over his head. फिर भी वो नानी जंग कहती हैं कि फिर भी आश्चर्य होता है कि बहुत सारे बैंगल्स मेकर के ऊपर तो उनके घर, उनके सिर पे छत नहीं होती है, लेकिन इसने कम से कम एक घर तो बना लिया. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन enough to eat, rings in every home. हर घर में एक ही बात रिंग्स यानी कि गूंजती है. हर घर में एक ही आवाज गूंजती है. क्या गूंजती है? कि उनके पास पैसे नहीं होते और सिर्फ उस बैंगल बनाने के बिजनेस को ही वो आगे बढ़ाते जाते हैं जो जितना सा भी पैसा होता है, और खाने को भी उनको प्रॉपर नहीं होता. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. इको मतलब एक तरह की जो दोहराते रहते हैं. यहाँ पे क्या मतलब है? दोहराते रहते हैं. और लेमेंट यानी कि कंप्लेन. तो जो यंग मैन है वो एक ही बात को दोहराते हैं, एक ही कंप्लेंट को, एक ही शिकायत को, LAMENT ऑफ देयर एल्डर्स. वो अपने बड़ों की शिकायत को ही रिपीट करते रहते हैं कि इन्होंने सिर्फ चूड़ियां बनाने का काम किया, इसके अलावा जीवन में कुछ काम नहीं किया. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. और ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद के अंदर कुछ भी नहीं बदला है. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Mind numbing मतलब शून्य, चेतना शून्य जिसको बोलते हैं ना, कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. और टॉयल यानी कि मेहनत. तो सिर्फ उनको क्या आता है? चूड़ियां बनाना आता है. तो दूसरी किसी भी क्षेत्र में मेहनत करने के लिए उनका दिमाग ही नहीं चलता. चेतना शून्य हो चुके हैं. और इसके कारण से इन्होंने कुछ भी नया करने की जो एबिलिटी होती है, उनका ख्वाब भले ही हो, लेकिन कुछ भी चीज को वो इनिशिएट नहीं कर पाते, कोई दूसरा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते. Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. फिर मैंने एक आदमी से पूछा, एक जने से पूछा कि तुम अपना एक संगठन, कोऑपरेटिव नहीं, एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो, ताकि ये जो ताकि जो तुम्हारे जो फादर्स और फोरफादर्स वगैरह हैं, जो विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, जो ये जो बिचौलियों के चाल के अंदर जो फंस जाते हैं, ट्रैप्ड यानी फंस जाते हैं. तो जो तुम्हारे पापा और फोरफादर्स वगैरह इन बिचौलियों के चक्कर में फंस गए, तो तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव बना लो, एक संगठन बना लो, ताकि तुम इन बिचौलियों के चुंगल से बच सको. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. तो वो क्या करती, उनमें से फिर एक ने कहा कि यदि हमने अपना संगठन बना भी लिया तो पुलिस हमको खींच के ले जाएगी. HAULED, हॉल्ड अप यानी हमको ड्रैग कर लेगी, घसीट लेगी. बीटन एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. और कुछ भी इलीगल का, इस इलीगल काम को करने के लिए हमको जेल में डाल देगी. दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु could help them see things differently. फिर वो ऐसे बोलते हैं कि कोई भी हमारे बीच में एक लीडर नहीं है जो हमारी हेल्प करे और हमको डिफरेंटली हेल्प कर सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके सबके पिताजी तो सभी ये बैंगल्स बनाने के काम कर के थक चुके हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. और वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक घूम फिर के बस उसी बात के ऊपर आ जाते हैं. और इसी के कारण से हम लोग जो अभी तक भी पॉवर्टी यानी कि गरीबी में हैं, और ये जो इनजस्टिस का जो इनजस्टिस होता है और जो लालच है, तो
सहानुभूति, लालच, हम इन सब चीज़ों से दूर हट ही नहीं पाते। हमारी जो गरीबी है वो दूर हो ही नहीं पाती और हमको न्याय नहीं मिल पाता। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। इन सबको सुनने के बाद मैंने दो संसार देखे अलग अलग। एक तो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो जो एक गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और burdened by the stigma of caste in which they are born, और वो अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। द अदर इज अ विशियस सर्कल्स ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो है वो साहूकारों का चुंगल है और द मिडल मैन बिचौलियों का है, द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो न्याय के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ये सब जो राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब के कारण से इन लोगों की गरीबी दूर नहीं हो पाती है। इस तरह के उसने दो अलग अलग संसारों को पाया। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट। और फिर वो आगे वो ये कहती है कि बैगेज यानी कि जो बैग यानी बस्ता और बैगेज यानी बोझ, तो टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और फिर वो कहती हैं कि बच्चे के ऊपर ही ये लोग एक ऐसा बोझ डाल देते हैं दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो उसको उतार नहीं पाता, यानी कि वो चूड़ियाँ बनाने से अलग कोई काम ही नहीं कर पाता। बिफोर ही इज अवेयर ही सबसिट्स एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको समझ में आने लगती है, AWARE अवेयर, यानी जब उसको समझ में आने लगती है तब तक तो वो उस काम को, यानी कि बैंगल्स बनाने के काम को, उसके फादर के द्वारा समझाए हुए काम को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मैं और कुछ दूसरा नहीं कर पाऊंगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और वो डेयर यानी हिम्मत करना, कोई दूसरे काम की हिम्मत करने के लिए वो रहता ही नहीं है। मतलब अब वो भी यही सोचता है कि मुझे भी अब बैंगल्स ही बनाने चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। और डेयरिंग यानी कि हिम्मत करना, और जब वो बड़ा होता है तो कुछ हिम्मत ही नहीं कर पाता। लेकिन मैंने मुकेश की आंखों के अंदर एक चमक देखी। आई एम चीयर्ड, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब वो मुकेश क्या कहता है, बड़ा खुश होकर बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो रिपीट करता है, he will go to the garage and learn। वो कार का जो, जहाँ पे कार सुधरते हैं, उस गैरेज में जाएगा और वहाँ पे वो कार ठीक करना सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो जोर दे के कहता है कि जो गैरेज है वो मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा वहां पे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? फिर वो कहती है एंड इस जंग उसे कि क्या तुम प्लेन, हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और वो जमीन पे नीचे देखने लगता है, कहता है नहीं, मैं प्लेन का सपना नहीं देखता। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। और embarrassment यानी कि feel ashamed, लेकिन और regret यानी पश्चाताप। मरमर यानी धीरे से बोलना। तो उसको कोई embarrassment नहीं होता और उसमें उसको कोई पश्चाताप नहीं होता है कि मैं प्लेन चलाना क्यों नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और उसकी अप्रोच कहाँ तक हो सकती है। So he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। फिर वो कहता है कि content यानी कि संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है किस चीज से? हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। तो वो जो सपना देखता है उन कार का जो उसके गांव की गलियों के अंदर दौड़ती हैं, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स, उसकी गलियों के अंदर वो कार जो दौड़ती हुई हैं उनको देखता है। और फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिर वो कहता है कि फिरोजाबाद के अंदर तो बहुत ही कम एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब आप इनके क्वेश्चंस अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।